नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 इतिहास में अध्याय 1 में शिकारी संग्राहक समाज में वर्तमान से अतीत की ओर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो आज भी पुराने तरीके के शिकारी समुदायों की जानकारी प्राप्त होती हैं और ये समुदाय मानव की उत्पत्ति, मानव के विकास आदि के बारे में वो दर्शाते हैं। तो देखिए, हम अफ्रीका के शिकारी संग्राहकों के बारे में पढ़ते हैं। ये शिकारी संग्राहक जो लोग होते थे वे जंगल में अपना निवास करते थे, वर्तमान की भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। इनका बाहर के लोगों से कोई मेलजोल नहीं होता था। ये बाहर के लोगों को देखकर उनसे दूर भागते थे, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करते थे। ऐसा विवरण हम 1870 में जब एक अफ्रीकी पशुचारक समुदाय का सदस्य अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले कुंगसेन नाम के शिकारी संग्राहक समाज के साथ पहली बार संपर्क में आया, तो शिकारी संग्राहक समाज ने उससे मिलने जुलने की जगह उसको देखकर दूर भागने का विचार है वो किया था। तो देखिए, जब उस पशुचारक समुदाय के व्यक्ति की शिकारी संग्राहक समाज से मुलाकात हुई तो उसने इसके बारे में 1870 में विवरण दिया था कि सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं, अर्थात जो मतलब एक मानव की तरह लेकिन थोड़े भिन्न बालू रेत पर हैं वो निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे, अर्थात ये बाहरी दुनिया के लोगों से घबराते थे, उनसे मेलजोल बनाने की कोशिश नहीं करते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, कमज़ोर हैं और हम आसानी से इन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया और इस शासन के दौरान कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ जंगल ज़मीन बहुत थी। तो ये ऐसे शिकारी संग्राहक समुदाय है, इसको भौतिक सुख सुविधाएं, खनिज संपदा आदि से कोई मतलब नहीं था। ये तो जंगल ज़मीन, जंगल, नदियाँ, पहाड़, प्रकृति प्रेमी थे, आदि में रहना चाहते थे। इनका भौतिक सुख सुविधाएं, खनिज संपदा से कोई मतलब है वो नहीं था। अब हम इसी तरह के एक और कबीले के बारे में पढ़ेंगे। वो था अफ्रीका का आदसा जन समूह। कौन सा? आदसा जन समूह। तो देखिए, आदजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हासदा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, सवाना घास पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं।
और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत देखने को मिलती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्याएं थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, हिरण, चिंकारा, खाकदार जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बगे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए, नाना प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ये आदजा जन समूह जो शिकारी संग्राहक समुदाय है, ये जो लेक यासी की भ्रंश घाटी में निवास करता है, वहाँ पर इस प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सवाना घास भी है वहाँ पर और जंगली खाद्य वस्तुएं भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जाता होगा जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। अर्थात यहाँ के लोग हैं वो अपने जीवन में सर्वाधिक हैं वो इन पशु पक्षियों के मांस का उपयोग है वो करते थे। वनस्पति, खाद्य कंदमूल, बेर, बाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्षा में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। इस कारण से समुदाय को यहाँ पर जंगली प्राकृतिक कंदमूल, फल फूल भी प्राप्त होते थे। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीने में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से क्या होता है? भिन्न होता है। अर्थात वहाँ पर बारिश के मौसम में जो खाद्य सामग्री मिलती है उससे सूखे के मौसम में जो खाद्य सामग्री है उसमें अंतर पाया जाता है। लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है। लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती है, मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती हैं। अर्थात जैसा मौसम है उसके अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, कंदमूल, फल फूल व शिकार के लिए पशु आदि बहुतायत में मिलते रहते हैं। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। आदजा लोग ये समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोतों से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। बारिश के दिनों में पानी की बहुतायतता होती है, लेकिन सूखे के समय में पानी बहुतायत में नहीं होता। तो ऐसे में ये शिकारी समुदाय पानी के आसपास 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक निवास है वो करते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अर्थात इनके शिविर या रहने के स्थान हैं वो कभी भी साधारण स्थान पर नहीं होते, जो अपन कहते हैं घास के खुले मैदानों में नहीं होते, बल्कि ये हादसा जो लोग हैं ये अपने शिविर हैं वो पेड़ों या चट्टानों में इस टाइप बनाते थे जहाँ उन्हें रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। पूर्वी हादसा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर
अपना अधिकार नहीं जताते थे, अर्थात इनका कोई ज़मीन संसाधन पर अलग अलग तरीके से कोई अधिकार नहीं था। सब मिलजुल करके उनका उपयोग है वो करते थे। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में आदजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध है वो नहीं होता है। अच्छा, जहाँ जहाँ पर ये आदजा शिकारी संग्राहक रहता है तो इनके लोगों की आपस में कोई खेत ज़मीन क्षेत्र बांटे हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से शिकार, फल फूल, कंदमूल या शहद आदि प्राप्त कर सकता है, जिस पर कोई रोक टोक है वो नहीं है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद आदजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर भी निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक का भाग मुख्य रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होता है और शेष 20% भाग है वो मांस और शहद से पूरा किया जाता है। अर्थात वहाँ पर मांस के प्रबल भंडार हैं, पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये समुदाय मांस के साथ साथ कंदमूल आदि को भी खा करके अपना जीवन यापन है वो करता है। नमी के मौसम में आदजा लोगों की शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी है वो नहीं रहती हैं। ये जो विवरण है ये मैं मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा 1960 में दिया गया था। अर्थात ये बताते हैं कि जो मतलब नमी का मौसम या बारिश का मौसम होता है तब तो वहाँ पर कोई कमी नहीं होती पानी की, खाद्य पदार्थों की, लेकिन सूखे के दौरान भी इनके लिए जल स्रोत वगैरह मिल जाते हैं, खाद्यान्न की कोई कमी है वो नहीं रहती है। अर्थात ये जो जनसमूह है इसको अपन ने पढ़ा तो इससे अपन समझ गए कि ये जनसमूह पहले इस तरह से जंगलों में निवास करते थे, जिनका केवल और केवल जंगलों पर निर्भर था, पशु पक्षियों पर निर्भर होते थे, उनका भौतिक सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं होता था और ये बस्तियां हमेशा जहां इनको भोजन व पानी सुलभ मिल सके वहाँ पर ये निवास करती थी। अब देखिए, जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहक के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है, तो हमारे सामने ये प्रश्न भी खड़ा हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। अर्थात जैसे हम शिकारी संग्राहक समुदाय के बारे में पढ़ा, हमने उनके जीवन स्तर के बारे में पढ़ा, तो हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि हम इस शिकारी संग्राहक समुदाय के माध्यम से क्या मानव के जीवन को पुनर्निर्माण के रूप में या प्राचीन काल के मानव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं वो चल रही थी। कौन कौन सी? एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर दिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमोनिड स्थल को तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं। संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान आदजा और पुंगसेन समाजों में भी पाई जाती है। अर्थात ये बताते हैं कि 20 साल पहले होमोनिड स्थल जो थे वो तुर्काना झील के किनारे थे और जिस प्रकार से उस समय मानव रहता था वो ही मानव आज अपन देख सकते हैं आदजा और पुंगसेन समाज
इनमें और होमोनिड मानव में समानता के पक्ष में माने जाते हैं, यानी एक विचारधारा वाले ये मानते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो ये महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों आंकड़ों का उपयोग अतीत को समझने, अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। दूसरे वाले ये कहते हैं कि जो सजाति व्रत संबंधी जो तथ्य और आंकड़े हैं उससे हम अतीत के समाज को नहीं समझ सकते। अब हमारे सामने बात आती है कि सर संजाति व्रत क्या होता है। तो देखिए संजाति व्रत है, इसमें समकालीन विभिन्न जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। समझना एक बार, संजाति व्रत में समकालीन विभिन्न जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें अनेक प्रकार के रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का भी अध्ययन है वो किया जाता है। तो ये संजाति वृत्त में आते हैं। तो दूसरी ओर विद्वान मानते हैं कि अतीत को समझने में मतलब सही नहीं है। जैसे ये बताते हैं कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ और कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना, अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न माना जाता है। तो यानी कई विद्वान ये मानते हैं कि जो आरंभिक मानव था उसके और जो वर्तमान में हमने जो आदजा व कुंगसेन जो समाज पढ़े हैं इनके बारे में भिन्नता है, जबकि कई विद्वान ये मानते हैं इन दोनों के बारे में एक रूपता भी पाई जाती है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर कोई भी आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम है वो करते हैं। अर्थात श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है और श्रम में एक रूपता भी मिलती है। स्त्री पुरुष मिलकर शिकार भी करते हैं और जिसमें कई बार ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पुरुष शिकार करते हैं और स्त्री घर का काम या संग्रहण का कार्य है वो करती हैं। स्थितियाँ जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाज में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर हैं और वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि भले ही हम अतीत के बारे में पूर्ण रूप से निष्कर्ष इन शिकारी संग्राहक समाज को देखकर नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि प्राचीन काल का जो मानव है उनमें और ये जो शिकारी संग्राहक समाज जिसमें अपन ने आदजा कुंगसेन समाज के बारे में पढ़ा था, तो इनमें बहुत कुछ समानता होती होगी। ये दोनों ही समाज जिस प्रकार से प्रकृति प्रेमी प्रकृति में जीवन यापन करते हैं, इसी तरह से
जो हम मान सकते हैं कि ये समाज भी, जो प्राचीन कालीन मानव था वो भी इसी तरह से जीवन यापन करता होगा। धन्यवाद।